बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एटमॉस्फेयर जो है वो कंपोज है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। बट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन की लेयर भी आ गई इसी में। लेकिन जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दो गैसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर में। दे आर 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का 99% जो है ये दो गैसेस ही बनाती हैं। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 78 to 79% होती है और 78 होती है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन जो है 21% जो है वो एटमॉस्फेयर में शामिल है। तो ऑलमोस्ट दोनों को जब कंबाइन करें तो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो इन दोनों गैसेस से ही जो है वो कवर हो जाता है। यूज़ ऑफ द मैन्युफैक्चर केमिकल सच एज नाइट्रोजन इज़ यूज्ड। ये जो नाइट्रोजन है इन दोनों गैसेस में से वो अमोनिया की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है, और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स बनाने में यानी खाद बनाने में जो कि ये फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं खेतों में, वो बनाने में काम आती है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधों के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने में, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होती है फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। इट मीन्स एक दूसरे से सबका लिंक है, और ये इसीलिए यानी ऑक्सीजन जो है वो इनडायरेक्टली समझ लें आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल हो रही है, और जो नाइट्रोजन है वो जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी समरी, और समरी के बाद हम एक जो है वो इसमें एक आपको रिकैप दिया हुआ है पूरा एक चार्ट फ्लो के ज़रिए, वो हम देखेंगे। टोटल 8 पॉइंट्स हैं समरी में। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है वो समराइज हुआ है। टोटल इसके अंदर आपको 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नज़र आती हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। वो या तो फिज़िकल चेंजेस होती हैं या फिर वो केमिकल चेंजेस होती हैं। केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो एक स्टेज ऑब्ज़र्व इन विच रेट ऑफ, यानी किसी भी केमिकल चेंज में एक स्टेज ऐसी आती ऑब्ज़र्व करते हैं हम जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी वो इंडिकेट करेगा कि वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस स्टेट जो है वो उन्होंने अचीव कर ली है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसी में उसका मुशाहिदा करते हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो इंटर कन्वर्टेड होते हैं, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो इस तरह ये इंटर कन्वर्ट होगा एक दूसरे के। और जो रिएक्शन होता है वो कभी भी कंप्लीशन यानी कंप्लीट कभी भी नहीं ये प्रोसीजर होता, और ये चलता ही रहता है। तो रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड ईदर डायरेक्शन, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएंगे और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हाई होगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा बिल्कुल बिगिनिंग में, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो दोनों रेट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होता है हमेशा एक क्लोज कंटेनर में, और इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। मास एक्शन का जो लॉ है या लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके मुताबिक at any instant the rate of a chemical reaction at a given temperature is directly proportional to the product of the active masses of the reactant at that instant। यानी इसमें जो ये Kc की वैल्यू है वो रेशो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, जहाँ पर Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जाहिर कर रहा है, और जो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये एक्टिव मासेस हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट की हैं, और ये वाली एक्टिव मासेस जो हैं वो रिएक्टेंट की हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो यूज़ होता है एक रिलेशनशिप दिखाने के लिए बिटवीन मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की और मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। आप देखें यहाँ पर Kc जो है वो एक रेशो दिखा रहा है, ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, और ये वाली जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की है।
Kc जो है वो एक रेशो है और यूजुअली इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। लेकिन यूनिट कहाँ नहीं होता, हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सेम होगी वहाँ पर इसका यूनिट कोई भी शो नहीं होगा। लेकिन अगर एक की भी, अगर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तो फिर एंड जब होगा उसका रिएक्शन का तो Kc की वैल्यू जो भी आएगी उसके साथ उसका यूनिट दिया जाएगा। Kc जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से, यानी Kc का जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा कुछ ताल्लुक़ नहीं होता, बिल्कुल इनिशियली। Kc जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हमें बताता है कि रिएक्शन किस हद तक आगे प्रोसीड होगा, यानी ये भी इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है वो आगे कितना प्रोसीड होगा टुवर्ड प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की साइड पे कितना प्रोसीड होगा, प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। और इसके अलावा इससे डायरेक्शन भी पता चल जाती है रिएक्शन की, या तो वो फॉरवर्ड होगा या फिर वो रिवर्स हो जाएगा। अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये QC हम करके आए पहले, QC को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आई होप आपका आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। इसकी कॉन्सेप्ट डायग्राम देखें कि ये फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको बताई गई है। देखें, केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये दो तरह का है, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। जो इरिवर्सिबल है वो ऑलवेज गोज़ टू द कंप्लीशन, यानी हमेशा इसका ये कंप्लीशन पे जाएगा, यानी एंड प्रोडक्ट हमें कुछ ना कुछ हासिल होगी इसमें। रिवर्सिबल रिएक्शन में नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट नहीं होता, कभी भी मुकम्मल नहीं होता, ये चलता ही रहता है और ये हमेशा दोनों डायरेक्शन में होगा, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स ये दोनों डायरेक्शन में होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इस इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल होगा, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब उसी को आगे हम जब प्रोसीड करते हैं तो हम आगे देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो आगे ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी ये इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर एप्लीकेशन उसकी देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिहाज से, तो दो तरीके से हमें उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन मालूम कर सकते हैं और दूसरा हम एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी किस हद तक रिएक्शन प्रोसीड होगा वो भी मालूम कर सकते हैं। अब जब हम डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें तीन कैटेगरीज थी कि QC की जो वैल्यू थी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वो ग्रेटर देन थी Kc से, तो फिर रिएक्शन रिवर्स होगा। अगर QC की वैल्यू जो है वो लेस देन है Kc से तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर QC की वैल्यू जो है वो इक्वल है Kc के तो वो जो रिएक्शन है वो एट इक्विलिब्रियम होगा। अब अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc है, यानी एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc है तो रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, यानी अगर वैल्यू स्मॉल है तो रिएक्शन जो है कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। अगर Kc की वैल्यू लार्ज है तो जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन उसमें हो जाएगी, और अगर मॉडरेट वैल्यू है Kc की तो वो जो पूरा रिएक्शन है वो एट इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होगा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो ईज़िली अब अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, और इसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।